हेलो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ आपके सामने एक 1923 का फिजिक्स रिव्यू का एक टाइटल लिखा है, क्वांटम थ्योरी ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय लाइट एलिमेंट बाय आर्थर कॉम्पटन। तो कॉम्पटन ने 1923 में एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें उन्होंने एक्सरे को लिया और उसको एक लाइट एलिमेंट टारगेट के साथ इंटरेक्ट कराया और जो स्कैटर्ड हुई एक्सरे उसकी स्टडी की। इस पूरी एनालिसिस के दौरान कॉम्पटन ने एक्सरे के फोटोन नेचर कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि एक्सरे जो होता है उसके पास जो क्वांटम बिहेवियर है, जो कि आइंस्टीन ने सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास हम पार्टिकल नेचर मान सकते हैं, उसी चीज को कॉम्पटन ने भी कंसीडर किया और फिर उन्होंने उस एक्सरे फोटोन के मोमेंटम को माना कि एक्सरे फोटोन का अपना मोमेंटम होता है और उसकी वजह से उन्होंने जो स्कैटरिंग होती है, जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो सब कैलकुलेट किया और उसके बाद उन्होंने वेवलेंथ में एक शिफ्ट को ऑब्जर्व किया और इस प्रोसेस को हम इनकोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये पूरा उनका 20 पेज का पेपर था और एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी पेपर था जिसमें कि उन्होंने जे थॉमसन की थ्योरी को भी डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो क्वांटम हाइपोथेसिस थी, उस समय के लिए तो हाइपोथेसिस ही थी क्योंकि उसको वेरीफाई करना था, उसको उन्होंने डिस्कस किया था। आप देख रहे हो यहाँ उन्होंने एक डायग्राम सजेस्ट किया है कि जहाँ एक इंसिडेंट क्वांटम एक्सरे फोटोन गिर रहा है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर रहा है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, और मोमेंटम है स्कैटर्ड फोटोन का। यहाँ उन्होंने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की। इस तरह के मैथमेटिक्स हम भी कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में इसको हम कंसीडर करेंगे। मैं आपको वो रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ जो फाइनल रिजल्ट कॉम्पटन ने प्रपोज किया था और हमें उस रिजल्ट को ध्यान में रखना होगा क्योंकि उसी रिजल्ट से हम एनालिसिस करेंगे इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। ये देखिए, ये है वो रिजल्ट। आप इस रिजल्ट में एक पीक देख रहे हो और इस पीक के साथ आपको इंटेंसिटी, मतलब एक वेवलेंथ एंगल के साथ ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है। तो यहाँ आपके पास एक पीक ये दिख रहा है और उसके अलावा कुछ और भी पीक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी प्रोसेस के थ्रू ही कॉम्पटन ने अपनी कॉम्पटन शिफ्ट को कह लो या वेवलेंथ शिफ्ट को ऑब्जर्व किया और इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। चलिए आते हैं अपने, जैसा कि मैंने बताया इस पेपर में कि 1923 में आर्थर कॉम्पटन ने इस तरह का इफेक्ट प्रपोज किया था। तो उन्होंने लिया क्या था, उन्होंने एक टारगेट एलिमेंट लिया और इसका एटॉमिक मास कम रखा और इसके ऊपर उन्होंने एक्सरे के फोटोन को गिराया और उसके बाद जब एक्सरे फोटोन इससे बाहर निकलते हैं अलग अलग दिशाओं में, तो उन्होंने उन स्कैटर्ड एक्सरे निकल रही थी, उस स्कैटर्ड एक्सरे की एनालिसिस, और उसकी एनालिसिस करने के दौरान उन्होंने पाया कि जिस वेवलेंथ का एक्सरे हम गिरा रहे थे, हमारे पास उस वेवलेंथ की एक्सरे नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने किसी एंगल थीटा पर जो एक्सरे ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने लैम्डा थीटा कह दिया या हम उसको वहां पर सिंपली लैम्डा कह रहे हैं, और पाया क्या कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में एक डिफरेंस होता है। तो उन्होंने लैम्डा और लैम्डा नॉट के बीच में एक डिफरेंस ऑब्जर्व किया और इस डेल्टा लैम्डा को कहा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। तो नॉर्मली जो क्लासिकल थ्योरी है इस तरह की स्कैटरिंग की, वो सजेस्ट करती है कि अगर हमारी इंटेंसिटी इस तरफ है और लैम्डा इस तरफ है, तो जब आप स्कैटरिंग पाते हो तो स्कैटरिंग उसी वेवलेंथ के इर्द गिर्द ही होती है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो इस तरह की स्कैटरिंग को हम क्लासिकल स्कैटरिंग कहते हैं या इसको हम कोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया, कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया एक्सरे केस में कि हमारे पास एक्चुअली दो पीक थे, एक तो इस तरफ और उसके बाद फिर एक पीक ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो थी वो लैम्डा नॉट वेवलेंथ है, इनिशियल वेवलेंथ, और ये जो पीक आई थी वो किसी थीटा एंगल पे वेवलेंथ में आई थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, उसी को कहा गया डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा को हम आज की डेट में कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं क्योंकि वेवलेंथ का एक शिफ्ट दिख रहा था। और इस पूरी घटना को हम इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, तो इसको हम कई तरह, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ इनकोहेरेंट स्कैटरिंग इज द कॉम्पटन इफेक्ट, आप ऐसे कह सकते हो। या आप इसे कह सकते हो कि अगर हमारे स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस जहां पर दिखाई पड़े, इस घटना को हम इंसिडेंट कॉम्पटन इफेक्ट कह सकते। अब कॉम्पटन ने क्या माना था, उन्होंने कहा था कि जो फोटोन होता है, एक्सरे के पास फोटोन बिहेवियर है और जो पार्टिकल बिहेवियर है या फोटोन बिहेवियर है, तो इसके पास अपना खुद का एक मोमेंटम है।
तो उन्होंने कितना मोमेंटम डिफाइन किया, एच के नॉट इनिशियल और स्कैटरिंग के बाद एच क्रॉस के। वैसे ही उन्होंने एनर्जी मानी कि इन फोटोन के पास अपनी एनर्जी है, तो उन्होंने एनर्जी को माना एच क्रॉस के सी ये एनर्जी, और स्कैटर्ड होने के बाद एच क्रॉस के सी, क्योंकि ये एनर्जी वेक्टर नहीं होती है तो हमने यहाँ कोई वेक्टर सिंबल यूज नहीं किया। अब आइए देखते हैं कॉम्पटन का बेसिक अजम्पशन किस तरह से था, उनका बेसिक लेआउट क्या था। उन्होंने कहा हमारे पास एक टारगेट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा आने वाले फोटोन की ऊर्जा से बहुत कम है, इसीलिए ऐसा लगेगा तो जब इतनी हाई एनर्जी के फोटोन से टकराएगा ये इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री जैसा बिहेव करेगा। तो इसके पास अपनी रेस्ट मास एनर्जी है, शुरुआत में मान लें ये रेस्ट में है तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी है, रुका हुआ नहीं है। हमारा जो फोटोन है उसका जो मोमेंटम है वो कितना है, एच क्रॉस के। इसका शुरुआती मोमेंटम कितना है, 0। टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद हमारा जो फोटोन होता है वो एच क्रॉस के मोमेंटम के साथ एक खास दिशा में स्कैटर्ड हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसका मोमेंटम बचता है p, और इसकी एनर्जी रहती है E। यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, एच क्रॉस के नॉट सी, और यहाँ एनर्जी है एच क्रॉस के सी, और ये थीटा है, एंगल ऑफ आप कह सकते हो स्कैटरिंग एंगल है। अब चूंकि यहाँ पर कॉम्पटन ने पार्टिकल नेचर माना था तो पहले तो हम यहाँ पे कोलिजन की थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कोलिजन की जो थ्योरी है वो पार्टिकल नेचर को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, पार्टिकल नेचर का ही आउटकम होता है। तो पहला हम क्या मानेंगे, कंजर्वेशन ऑफ, सबसे पहले हमें मानना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑब्वियस सी बात है लीनियर मोमेंटम की यहाँ बात हो रही है। तो क्या कहता है, टक्कर से पहले का मोमेंटम के नॉट इज इक्वल टू एच क्रॉस के प्लस पी। इस बात को समझे, टक्कर से पहले सिर्फ फोटोन का मोमेंटम था, टारगेट इलेक्ट्रॉन को रुका हुआ माना गया था, टारगेट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 था। टक्कर होने के बाद फोटोन का मोमेंटम h क्रॉस k हो गया, और रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन जो कि पहले टारगेट था, जो कि अब छिटक के इधर चला गया है, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p हो गया। तो टक्कर के बाद आपने 2 क्वांटिटी लिखी और टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले आपने सिर्फ 1 क्वांटिटी लिखी थी। तो यहां से हम वेक्टर p निकाल सकते हैं। तो वेक्टर p हो जाएगा h क्रॉस वेक्टर k माइनस वेक्टर के नॉट। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो डॉट प्रोडक्ट में आपको इस तरह से इसको माइनस के इस तरह से हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, k माइनस एच क्रॉस तो यहाँ है ही भाई, वो तो नहीं जाएगा कहीं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और यहां से आ जाएगा h क्रॉस, और जब आप इसको आपस में प्रोडक्ट लोगे तो k नॉट डॉट माइनस के नॉट डॉट के माइनस के नॉट डॉट के प्लस के डॉट के, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लिख दें ठीक से, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के नॉट के। अब यहाँ पे देखो वेक्टर डायग्राम अगर बनाए तो ये जो दिशा थी ये वेक्टर के नॉट की थी, और ये जो दिशा है ये वेक्टर के की है, इसके बीच में एंगल थीटा है। सो आप कह सकते हो कि वेक्टर के डॉट के नॉट इस फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते। तो हम जहां पर भी के नॉट डॉट के लिखेंगे इसको लिख सकते हैं के नॉट कॉस थीटा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर सी स्क्वायर इज एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर के नॉट स्क्वायर के स्क्वायर 2 टाइम के नॉट के। सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव कर ली जो कि इस तरह से लिखी जा रही है, p स्क्वायर सी स्क्वायर के। अब यहाँ पर एक और चीज लिखा सकते हैं, बाई रिलेशन। एक रिलेशन क्या लिख सकते हैं, एक रिलेशन होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। रिलेटिविटी थ्योरी से इसकी वैल्यू आती है। तो यहां से हमारे पास आ गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ई स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड सेम है। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर
के नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के नॉट डॉट के, ये आ गया हमारे पास। अभी यहां हम कुछ नहीं करते, ये ऐसे का जैसा जैसा है वैसे का वैसा यहां पर इसको रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो हमारे पास है, तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सजेस्टेड, क्या सजेस्ट कर रहा है, कोलिजन से पहले की एनर्जी इज इक्वल टू कोलिजन के बाद की एनर्जी। तो कोलिजन से पहले की एनर्जी कितनी थी, h क्रॉस के नॉट सी, प्लस हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में था लेकिन उसके पास रेस्ट एनर्जी m नॉट सी थी। टक्कर के बाद हमारा जो फोटोन है उसकी एनर्जी हो गई h क्रॉस के सी, और उसके इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी हो गई E। तो यहां से हम बच्चों E माइनस m नॉट सी स्क्वायर कर सकते हैं, और इधर करना होगा h क्रॉस के नॉट सी माइनस h क्रॉस के सी। तो अगर हम E माइनस m नॉट सी स्क्वायर को लिखना चाहें तो h क्रॉस सी के नॉट माइनस के, सपोज इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया जाए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हम क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये सीधे लिख दे रहे हैं, हो जाएगा E स्क्वायर m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2 m नॉट सी स्क्वायर E इज h क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर के नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के नॉट के। ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। पहले इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब यहां पर आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दें, ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और इसमें आप घटा दें, इसको किसको घटा दोगे, ई स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2 एम सी स्क्वायर ई, इसको घटा दें तो यहां पर क्या बचेगा, एच स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज के नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के नॉट डॉट के, माइनस किसको घटाना है, इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के नॉट के। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आराम से। जब ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर से भी कैंसिल करोगे तो ई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बस। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2 एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर ई, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के नॉट माइनस 2 के नॉट। देख लेना एक बार करके, आप अपने हाथ से भी इसको करके देख लीजिएगा, यही सब वैल्यू आ रही होंगी। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से अगर हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, 2 कैंसिल हो रहे हैं। अगर हम एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये वैल्यू बचेगी ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर के नॉट माइनस के नॉट वेक्टर डॉट के। देखो यहाँ वेक्टर चल रहा है। अब सी स्क्वायर भी यहां से आराम से कैंसिल हो जाएगा, और ई नॉट एम नॉट सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से यहां पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा एम नॉट एच क्रॉस सी के नॉट माइनस के इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के नॉट माइनस के नॉट कॉस थीटा। देखो ये कहां से आया, ये हमने पहले निकाला था। ठीक है, अब यहां से h का पावर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बच रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं एम नॉट सी के नॉट के, इवन सी भी नहीं बचेगा, सी नहीं बचेगा यहाँ पर, सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया तो ये भी नहीं बचेगा, तो बचेगा सिर्फ एच क्रॉस के नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे एम नॉट करो और k की वैल्यू होती 2 पाई लेमडा नॉट, 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू एच क्रॉस 2 पाई का होल स्क्वायर
लैम्डा लैम्डा नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जस्ट इसी में लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई एम नॉट लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट लैम्डा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस लैम्डा लैम्डा नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। लैम्डा लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, 2 पाई की पावर कैंसिल हो गई। ओके, लेट मी डू दिस। तो फाइनली आपके पास बचा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट एच क्रॉस 2 पाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से तो क्या कहीं सी मिस हो रहा है, एम नॉट सी। ठीक है, तो यहां पर हम 2 पाई एच क्रॉस बाई एम नॉट सी को लैम्डा सी कह सकते हैं। तो लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इज लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, जो फॉर्मूला कॉम्पटन शिफ्ट या वेवलेंथ की शिफ्ट को एक्सप्लेन कर रहा था इन टर्म ऑफ स्कैटरिंग एंगल। अब बाद में कॉम्पटन ने इन सबको वैल्यू रख के देखी और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा को बिल्कुल पूरी तरह से जस्टिफाई कर दिया। तो ये और यहाँ पर लैम्डा सी की वैल्यू होती है 0.024 एंगस्ट्रॉम। तो इस वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इस तरह से डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले के थ्रू कॉम्पटन ने प्रूव कर दिया कि हम पार्टिकल नेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मान करके इस तरह के कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, और 1925 में गाइगर ने, जो एक रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, गाइगर ने देखा कि अगर हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेंसिटिविटी के साथ सेटअप बनाएं तो हम स्कैटर्ड फोटोन, जो कि वहां पर बता रहे थे, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन दोनों को एक साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 1925 के उस गाइगर के प्रयोग के बाद ये भी कंफर्म हो गया कॉम्पटन इफेक्ट भी पूरी तरह सही है, और कॉम्पटन इफेक्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि पार्टिकल नेचर ही जिम्मेदार है इस तरह के इफेक्ट को होने के लिए। और इस डिस्कवरी के लिए, जो कि फोटोन की थ्योरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इस डिस्कवरी के लिए कॉम्पटन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। वी विल डिस्कस the further topic in the forthcoming session. Take care. Have a nice day.